मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSc कॉलेज भरतपुर, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जायसी, जिन्हें मलिक मोहम्मद जायसी जिनका पूरा नाम है, उनकी काव्यगत विशेषताओं से पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी दूंगी। जायसी का जन्म संवत 1557 विक्रम के लगभग गजीपुर में हुआ था। बाद में ये रायबरेली जिले के जायस नामक ग्राम में चले आए, इसीलिए इन्हें जायसी नाम से पुकारा जाता है। मलिक इनके वंश की उपाधि है। इनके माता पिता गरीब थे और खेती बाड़ी करके अपने जीविका चलाते थे। ये प्रसिद्धि सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। शीतला के प्रकोप अथवा अर्धांग रोग से पीड़ित होने के कारण ये बाईं आंख तथा कान से रहित हो गए थे और देखने में बहुत ही कुरूप लगते थे। एक बार शेर शाह ने इनकी कुरूपता को देखकर हंस पड़े और जिन पर जायसी ने उनसे कहा, मोही का हंसिए की को रही। बाल्यकाल में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ होकर ये साधु संतों के साथ घूमते रहे। इनके साथ में रहने के कारण ही उन्होंने वेदांत, हठ योग, रसायन शास्त्र तथा हिंदू मान्यताओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनको कुरान में बहुत आस्था थी, किंतु इसके साथ ही ये अन्य धर्मों की पुस्तकों का भी सम्मान करते थे। हिंदू धर्म का तो ये अत्यंत ही आदर करते थे। सूफी मत के पोषक होने के कारण इनका हृदय प्रेममय था और प्रेम के ही द्वारा ये अपने मत का प्रचार करना चाहते थे। अतएव ये खंडन मंडन से सर्वथा दूर रहकर अपने सिद्धांतों को लोक भाषा में जनता को प्रेम पूर्वक समझाते फिरते थे। यही कारण है कि इनके ग्रंथों में कहीं पर भी कबीर का कट्टरपन या अक्खड़पन दृष्टिगोचर नहीं होता है। अब इनकी हम कृतियों के बारे में बात करें तो इन्होंने 21 ग्रंथ लिखे थे, किंतु इनके 4 ग्रंथ प्राप्त हैं। वो सबसे पहले उनमें आता है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरा नामा। पद्मावत में चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और रत्नसेन के प्रेम का सुंदर वर्णन है। अखरावट में वे माला के क्रम में से सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। आखिरी कलाम में प्रलय के समय का चित्रण है। कहरा नामा में निर्गुण कहरवा के ढंग के गीत हैं। जायसी की प्रसिद्धि इनके महाकाव्य पद्मावत पर आधारित है। इसमें काल्पनिकता तथा ऐतिहासिकता के साथ साथ आध्यात्मिक तथ्यों का सुंदर सम्मिश्रण है। इनके पूर्वार्ध काल्पनिक तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक हैं तथा संपूर्ण ग्रंथ सूफियों के प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अनुसार आधारित है। अब हम इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बात करें तो किसी भी कृति की काव्यगत विशेषताएं 2 पक्षों के आधार पर होती हैं। पहला होता है भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष जो है उसके अंतर्गत कवि के विषय वस्तु को चित्रित किया जाता है। कवि ने जिन विषय वस्तुओं का यानी उन्होंने जिन विषयों पर अपनी कृति की रचना की है उनकी चर्चा भाव पक्ष के अंतर्गत की जाती है। इसे अनुभूतिपरक आकलन भी कहते हैं। और ये जो है इसमें सबसे पहले हम देखें तो जायसी के काव्य में भक्ति तथा रहस्यवाद की भावना दृष्टिगत है। कबीर की भांति जायसी भी एक संत कवि थे, किंतु कबीर में जहाँ ज्ञान की प्रधानता से अक्कड़पन आ जाता है, वहाँ प्रेम की पीर की प्रधानता होने के कारण जायसी में सर्वत्र ही सरसता और कोमलता के दर्शन होते हैं।
इनके मत से ईश्वर की प्राप्ति का केवल एक ही साधन और वह है प्रेम। साधक के हृदय में प्रेम की पीर होनी चाहिए और ईश्वर से मिलने की उत्कट अभिलाषा। फिर प्रेम की बाजी को किसी भी प्रकार से क्यों न खेला जाए, फल सर्वथा श्रेयस्कर ही होगा। उन्होंने कहा है, मोहम्मद बाजी प्रेम की, ज्यों भावे त्यों खेल, तिल फूलई के संग ज्यों होई फुलाहल तेल। इन्होंने जिस प्रेम का चित्रण किया है वह विशद तथा परमोज्वल है। इस अलौकिक प्रेम की व्यंजना लौकिक दृष्टांतों के बिना असंभव है और इसी अभिव्यंजना के लिए ये लौकिक प्रेम का चित्र खींचते हैं। इनकी यही लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में परिणत हो जाता है और यहीं से जायसी रहस्यवादी हो जाते हैं। यह रहस्य भावना इनकी कविता में अधिक रसमय होकर उतरी है। जायसी ने रहस्यवादी भाषा में ही स्त्री पुरुष के प्रेम के द्वारा रसमयता को अभिव्यक्त करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। सूफी होने के कारण इन्होंने ईश्वर को नारी और साधक को पुरुष रूप में चित्रित किया है। पद्मावती रूपी ईश्वर की प्राप्ति के लिए रत्नसेन रूपी साधक अपने प्रयत्न करता है और मार्ग की अनेक बाधाओं को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। पद्मावत के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि जायसी के रहस्यवाद के दो रूप हैं। एक तो वह जहाँ वे परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखकर संपूर्ण विश्व में उसकी अखंड छवि और मधुरता का अनुभव करते हैं तथा संपूर्ण प्रकृति में उसके सौंदर्य की छाया को देखते हैं, और दूसरा वह जहाँ वे पुरुष के समागम के लिए प्रकृति की उत्कंठा तथा विरह व्याकुलता का अनुभव करते हैं। पद्मावत में उनकी यह दूसरी भावना हमें प्रौढ़तम रूप में प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देती है। अब हम देखें कि पद्मिनी का रूप वर्णन किस प्रकार से किया है। वर्णन के प्रसंग में ये इसी प्रकार से प्रकृति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, बरुनी का बरनो इमी बनी, साधे बान जानु दुयनी, उन बानन अस को न मारा, बेदी रहे सगरो संसारा। गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओही के हने, धरती बान वेदी सब राखो, साखी ठाड़ देख सब साखी, रोवे रोव मानुस तन थाड़े, सूती सूद वेद अस गाड़े, बरुनी बान अस ओ पहम, वेदे रनवन ढाक, सोजई तन सब रोवा, पंखई तन सब पाँख। यानी इन्होंने जो है किस प्रकार से पद्मिनी के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, पद्मिनी को सौंदर्य का भंडार बताया है। अगला, प्रकृति से रागात्मक संबंध। प्रकृति कवि के ईश्वर रूप की माध्यम है, अति जायसी का प्रकृति से रागात्मक संबंध स्थापित हो गया है। इन्हें प्रकृति में अपने हृदय का स्पंदन दृष्टिगोचर होता है। इनका ये प्रकृति प्रेम इतना बढ़ जाता है कि कहीं कहीं तो अप्रस्तुत विधान के रूप में प्रकृति का चित्रण करते हुए भी ये उसे प्रस्तुत के समान ही प्रधानता देते हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई को वकावरी वकुचन भाती, कोई को मोली सरी पहुपावती, कोई जाति कोई जूही जेव सेवती, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर। जायसी का एक सहृदय कवि थे जायसी, अतः इनकी कविता में व्यापक लोक निरीक्षण के दर्शन हमें होते हैं। जायसी मूलतः सूफी हैं, अतः ये सर्वत्र ध्यान रखते हैं कि सूफी साधना का जो रूपक इन्होंने आरंभ में चित्रित किया है कहीं उसमें कोई व्यत्यंत या न आ जाए। अतएव कथा प्रसंग के मध्य में भी इन्हें जहाँ कहीं थोड़ा भी अवसर प्राप्त होता है ये अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन
करने से नहीं चूकती, किंतु अपनी प्रतिभा की तथा कुशलता की ये ऐसे स्थलों को भी नीरस तथा व्यर्थ होने से बचा लेते हैं। और जायसी के पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण अद्वितीय हैं। पात्रों की विभिन्न मनोदशाएं जैसे चिंता, उद्वेग, हर्ष, शोक, ये जो हैं इनमें हमें कवि का वर्णन मिलता है। पद्मावत में नदियों, पहाड़ों, वनों, झरनों, युद्धों का मनोहर वर्णन किया है। जहाँ प्रकृति के बाह्य रूपों का संबंध मानव व्यापारों से जोड़ा गया है, वहाँ तो जायसी की प्रतिभा निखर कर आई है। नागमती के विरह वर्णनी में प्रकृति तथा नागमती का सादृश्य दर्शनीय है। कवि ने कहा है, बरसे मगा झगोरी झगोरी, मोर दुई नैन चुवे रसो जस चोरी, पुरवा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तन धूरी, तन जस पियर भात पात वा भूरा, तेई पर विरह देई झकझोरा। यानी इन्होंने कहा है प्रकृति पद्मिनी को बिल्कुल प्रतिकूल लग रही है। और इस प्रकार से हमने आज भाव